आइए आज हम लोग फिजिक्स में स्टडी करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। अगर इंग्लिश में देखें तो इसे बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि जैसा कि हमने ऊपर चर्चा में अध्ययन किया, संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा निकाय होता है जिस पर आवेश Q तथा माइनस Q होते हैं तथा जिनमें कुछ पृथक्कन होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि दो प्लेटें होती हैं जिसमें एक में प्लस Q चार्ज होता है और एक में माइनस Q चार्ज होता है, और वो प्लेटें कुछ दूरी पर रखी होती हैं। पृथक्कन का मतलब उनके बीच में कुछ दूरी होती है। इस निकाय में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आरंभ में दो अनावेशित चालकों 1 तथा 2 पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इस विन्यास में यानी इस ओरिएंटेशन में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आरंभ में दो अनावेशित चालकों 1 तथा 2 पर विचार कीजिए। अब चालक 2 से चालक 1 पर आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में स्थानांतरित करने की किसी प्रक्रिया की कल्पना कीजिए ताकि अंत में चालक 1 पर Q आवेश आ जाए। अब देखें यहाँ पर चालक 1 और 2 हैं, 1 और 2। तो ये कह रहा है कि चालक पर हमें आवेश स्थानांतरित करना है। कह रहा है इस विन्यास में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आरंभ में दो अनावेशित चालकों 1 तथा 2 पर विचार कीजिए। तो ये 1 और 2 प्रारंभ में अनावेशित चालक थे। अनावेशित का मतलब इनमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं था, चार्ज नहीं था, यानी ये उदासीन थे। अब जब ये उदासीन थे तो क्या होगा, कह रहा कि प्रारंभ में ये उदासीन है 1 और 2, इस पर हमें विचार करना है कि मतलब ऐसा आप अपने दिमाग में सोचिए। अब कह रहा है कि अब चालक 2 से चालक 1 पर आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में स्थानांतरित करने की किसी प्रक्रिया की कल्पना कीजिए। अब हमें ये मानना है कि ये आवेश 2 जो है इससे 2 से 1 चालक में आवेश को भेजा जा रहा है। तो यहाँ देखिए डेल्टा Q डैश लिखा हुआ है। डेल्टा का मतलब बहुत छोटा है, एक टुकड़े में है, पूरा Q डैश है और छोटे छोटे टुकड़े में इधर भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बस गड़बड़ी यही हो जाती है कि किताब वाले भी कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान ये नहीं देते कि अगर चालक है तो उससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, जबकि यहाँ पर प्लस को स्थानांतरित करा रहा है, जो कि एक सही मतलब मापदंड नहीं है। भाई इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता तो पूरे उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाता तो उदासीन परमाणु धनावेशित हो जाता और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। तो कोई बात नहीं, इसने समझाने के लिए बनाया है, तो इस बात को ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम धनावेश को इधर से यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लेट ऋणावेशित हो जाएगी और ये धनावेशित होगी, क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा 0 होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये प्लेट प्लस हो जाएगी या माइनस हो जाएगी, तो दोनों का योग भी उदासीन ही होगा। यानी दोनों प्लेटों के आवेश अगर मिला दिए जाएं तो अनावेशित तरह की तरह ही 0 हो जाता है। तो जब ये प्लस को इधर ले जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये प्लेट माइनस बन जाएगी। तो यही दिखाना चाह रहा है कि इसमें जो Q डैश धनावेश है तो छोटे छोटे धनावेश के टुकड़े लाए गए हैं जिससे इस पूरी चालक को धनावेशित किया गया है। अब जाहिर सी बात है धनावेशित होगा तो उसके विरोध में ये ऋणावेशित होगा, क्योंकि किसी से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो धनावेशित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो ऋणावेशित है। तो इस प्रकार से प्लेटों में धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न किया गया। जैसा हम बता रहे हैं तो उस हिसाब में यह है कि इसको जो है इधर से इलेक्ट्रॉन ले जाना चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ऋणावेशित हो जाती और ये प्लेट धनावेशित हो जाती।
इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि धन को नहीं ले जाया जा सकता। धन तो जब हम किसी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो परमाणुओं से मिल करके कोई चालक बना है, तो परमाणु को कैसे ले जाएंगे कि एक परमाणु को निकाल के ले जाए? भाई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये धनावेशित खुद ही हो जाएगी। तो इस तरह लिखना चाहिए। हमारी बात समझने का प्रयास करिए, परंतु किताब में लिखा है तो इसको हम मानते हैं। तो कह रहा है कि अब चालक 2 से चालक 1 पर आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में स्थानांतरित करने की किसी प्रक्रिया की कल्पना कीजिए ताकि अंत में चालक 1 पर Q आवेश आ जाए। तो यहाँ पर Q डैश आवेश आ जाएगा, Q नहीं Q डैश। तो Q डैश आवेश आ जाएगा, और जाहिर सी बात है इसमें प्लस Q ट्रांसफर हो रहा है तो ये माइनस Q हो जाएगा। आवेश संरक्षण नियम के अनुसार अंत में चालक 2 पर माइनस Q आवेश होता है। अब आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश नष्ट नहीं होता है, तो जैसी बात है कि प्लस माइनस 0 करने के लिए अगर ये प्लस है तो इस चालक को माइनस होना पड़ेगा, क्योंकि यही आवेश संरक्षण का नियम होता है। अब आवेश को 2 से 1 पर स्थानांतरित करने में बाह्य कार्य करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ से आवेश को निकाल के इस नंबर 1 प्लेट पर या नंबर 1 चालक पर ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिना हमारे वर्क किए इसको नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बिना वर्क के कोई चीज़ इधर से उधर जा ही नहीं सकती। हर काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और बिना वर्क के नहीं किया जा सकता। तो एनर्जी दे करके इसको हटाना पड़ेगा आवेश को। तो वही कह रहा है कि बाह्य कार्य करना होता है। चूँकि हर चरण में चालक 2 की तुलना में चालक 1 अधिक विभव पर होता है। अब देखिए कार्य क्यों करना पड़ता है, तो ये बता रहा है कि कार्य इसलिए करना पड़ता है क्योंकि W = Q × डेल्टा V। डेल्टा V यहाँ पर ये विभवांतर है हिंदी में, या अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चूंकि ये प्लस है, तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएंगे, धनावेश को इधर ले जाया जाएगा, तो ये प्लस वाला हाई वोल्टेज में हो जाएगा, माइनस वाला लो वोल्टेज में हो जाएगा। अधिक विभव में है, निम्न विभव में है। तो चूंकि हम धनावेश को अधिक विभव की ओर ला रहे हैं, तो चूंकि ये प्लेट में एक धनावेश जाने के बाद ये खुद धनावेश आ गया, तो दूसरे धनावेश को जब ले जाएंगे, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। तो हमें ऊर्जा दे करके इस प्लेट में रखना पड़ेगा, इसलिए हमें कार्य करना पड़ेगा। समझ गए होंगे आप लोग। अगर इधर से धन को इधर लाया जाए तो हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, हमें कार्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव को खुद ही खींच लेगा। या यूं कहें कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हम पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान दीजिए कि अगर निगेटिव चार्ज को हम ले जाएं तब क्या होगा, तो फिर इधर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव को प्रतिकर्षण करेगा। तो प्रतिकर्षण के एवज में हमको उतनी ऊर्जा दे करके यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिकर्षण के विरोध में हमें ऊर्जा दे करके इस प्लेट में या इस चालक में लाना पड़ेगा। तो ये समझने का प्रयास करिए। तो कह रहा है कि चूंकि हर चरण में चालक 2 की तुलना में चालक 1 अधिक विभव पर होता है। हर चरण में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, विभव इसका बढ़ता जाएगा, तो हमें और कार्य करना पड़ेगा। किए गए कुल कार्य का परिकलन करने के लिए पहले हम छोटे छोटे चरणों में आवेश की अत्यल्प अर्थात लोप बिंदु तक छोटी मात्रा को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य परिकलित करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो ये कह रहा है कि कुल कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो छोटे छोटे चार्ज ले गए हैं, तो इन्हीं के एक एक चार्ज का कार्य यानी वर्क कैलकुलेट करके टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि उस माध्य स्थिति पर विचार कीजिए जिसमें चालकों यानी कंडक्टर 1 तथा 2 पर क्रमशः आवेश Q डैश तथा माइनस Q डैश हैं। तो ये Q डैश और माइनस Q डैश की माध्य स्थिति पर हमको विचार करना है। तो इस माध्य स्थिति के बारे में हम ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब ये प्लस Q चार्ज इधर जा रहा है,
तो चूंकि इसमें प्लस क्यू की कमी होगी तो ये माइनस डेल्टा क्यू डैश कर दिया है कि मतलब कम हो रहा है। जब इससे जाएगा प्लस प्लस तो कमी होगी, तो इसमें माइनस, जब इधर प्लस डेल्टा क्यू डैश जाएगा तो इधर माइनस डेल्टा क्यू डैश बन जाएगा। जैसे जैसे इधर प्लस जाता जाएगा प्लस की बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे इधर माइनस की बढ़ोतरी होगी। तो कह रहा है हाँ, छोटे छोटे मतलब एक एक जो आवेश जा रहे हैं उनके कार्य को हम धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे और सबको जब जोड़ देंगे तो कुल टोटल वर्क निकल के आ जाएगा और यही कार्य हमारा ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो कह रहा है उस माध्य स्थिति पर विचार कीजिए जिसमें चालकों 1 तथा 2 पर क्रमशः आवेश q डैश तथा माइनस q डैश है। इस स्थिति में चालकों 1 तथा 2 के बीच विभवांतर, तो विभवांतर क्या होगा, q इक्वल टू सी वी होता है, तो v इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन सी। अब चूंकि आवेश q डैश है तो v को हम v डैश मान लेंगे, तो v डैश इक्वल टू q डैश अपॉन सी हो जाएगा। यहाँ c निकाय की धारिता है, तो ये जो सिस्टम है दो चालक प्लस और माइनस q वाले चार्ज वाले अगर कुछ पृथक्कन यानी कुछ दूरी पर रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये एक कैपेसिटर यानी संधारित्र की तरह काम करेगा, जैसा हमने संधारित्र की परिभाषा में अभी ऊपर पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ से निकाय की धारिता है। अब यह कल्पना कीजिए कि लघु आवेश डेल्टा क्यू डैश चालक 2 से 1 में स्थानांतरित किया जाता है। इस क्षण में किया गया कार्य डेल्टा डब्लू, जिसके परिणाम स्वरूप चालक 1 पर आवेश क्यू डैश से बढ़कर क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि क्यू डैश डेल्टा क्यू डैश पहले चार्ज स्थानांतरित किया, फिर धीरे धीरे पूरा डेल्टा क्यू डैश कर करके ये पूरी जितनी प्लेट है इसमें हमने आवेश को स्थानांतरित किया। तो वही कह रहा है कि विभव तो हमने इतना निकाल लिया पोटेंशियल, और इसके बाद ये जो आवेश स्थानांतरित किया गया तो डेल्टा क्यू डैश चार्ज जा रहा है, तो उसके लिए किया गया कार्य डेल्टा डब्लू इसने माना। छोटा चार्ज है तो छोटा कार्य भी माना है, फिर टोटल जोड़ेंगे तो डब्लू आ जाएगा। तो जिसके परिणाम स्वरूप चालक 1 पर आवेश क्यू डैश से बढ़कर क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश हो जाता है। तो इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। अब देखिए डेल्टा डब्लू अगर हम व्यक्त करना हो तो डब्लू इक्वल टू क्यू वी होता है, तो यहाँ पर डेल्टा डब्लू इक्वल टू चार्ज कितना है डेल्टा क्यू डैश, तो डेल्टा क्यू डैश, और वोल्टेज कितना है या पोटेंशियल कितना है वी डैश, तो वी डैश हो गया। अब वी डैश इक्वल टू क्यू डैश बाई सी है, तो वही रख दिया, तो ये आ गया क्यू डैश बाई सी इंटू डेल्टा क्यू डैश। अब देखिए चूंकि डेल्टा क्यू डैश को हम जितना चाहें छोटा बना सकते हैं, भाई कितना छोटा चार्ज हम ले जा सकते हैं। समीकरण 2.68 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अब ये जो 2.68 ये है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्लू इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश का होल स्क्वायर माइनस क्यू डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए समझने की बात है कि इसको इस तरह क्यों लिखा है। तो जब चीज बहुत छोटी होती है तो हम वहाँ पर समाकलन अवकलन यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास करिए कि कोई चीज़ क्यू डैश है, अगर उसमें हम डेल्टा क्यू डैश जोड़ के उसका स्क्वायर करें और माइनस क्यू डैश का स्क्वायर कर दें तो ये क्यू डैश है तो उतने का ही हमने इसको घटा दिया, तो डेल्टा क्यू डैश ही तो बचेगा, तो ये वही चीज़ बचेगी। अब यहाँ पर स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि मान लीजिए कि हम कोई बहुत छोटी चीज़ लेते हैं तो 0.01 गुणे 0.01 करें तो इसका अगर वो निकालें रिजल्ट तो आएगा 10⁻⁻⁴। तो पहले -2 था और -2 में -2 का गुणा किया तो -4 आ गया, यानी और बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि इस तरह जोड़ के टोटल का स्क्वायर करके क्यू डैश के स्क्वायर को घटाने पर ये लगभग क्यू डैश ही आएगा, इसलिए ऐसा किया गया है यहाँ। और चूंकि जब कोई चीज़ बहुत छोटी हो जाती है तो
अगर जैसे इसको इस तरह समझिए कि जैसे 2 गुणे 2 करें तो 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर कर दें तो भी 4 आएगा, तो लगभग बराबर आता है। तो यहाँ पर जैसे 2 का भाग दिया गया है, तो ये उसी तरह है कि जैसे 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आता है, और 2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आता है। तो यहाँ पर हम 2 का भाग दे देंगे, तो जाहिर सी बात है जो स्क्वायर है ये 2 के भाग से कट जाएगा, और जितना होना चाहिए तो वही आएगा, जैसा हमने अभी आपको करके दिखाया कि स्क्वायर करें या 2 का गुणा कर दें, बात एक ही आएगी 2 में। तो उसी तरह यहाँ भी है। तो यहाँ पर जो है डेल्टा W इक्वल टू 1/2C लिखा, और Q डैश प्लस डेल्टा Q डैश का स्क्वायर माइनस Q डैश का स्क्वायर, इस तरह इसने लिखा। अब समीकरण 2.69 में डेल्टा Q डैश की द्वितीय कोटि के पद अर्थात डेल्टा Q डैश स्क्वायर अपान 2C की डेल्टा Q डैश के यादृच्छिक छोटे होने के कारण नगण्य मानकर उपेक्षा की जा सकती है। तो यादृच्छिक का मतलब अपनी इच्छा अनुसार या रैंडम। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में इसी को इंटीग्रेशन करके बताया, वही जो हमने बताया कि छोटा बहुत होगा तो समाकलन या अवकलन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन किया 0 से Q तक, तो Q डैश अपान C इंटू डेल्टा Q डैश हो गया। तो ये हो गया 1/C Q डैश का स्क्वायर अपान 2, और कहाँ से 0 से Q तक, तो ये आ गया Q स्क्वायर अपान 2C। तो उसी प्रकार है Q स्क्वायर अपान 2C, जैसे टोटल का ये हो जाएगा, Q डैश की जगह अब ये टोटल चार्ज का होगा। और हिंदी वाली बुक में इसको डायरेक्ट इस तरह किया है। अब आगे देखिए कर रहा है, तो यही कह रहा है कि समीकरण 2.69 जो निकला है में डेल्टा Q डैश की द्वितीय कोटि के पद अर्थात डेल्टा Q डैश स्क्वायर अपान 2C की डेल्टा Q डैश के यादृच्छिक छोटे होने, यादृच्छिक का मतलब रैंडमली बहुत कुछ भी छोटा ले सकते हैं अपनी इच्छा से, तो कारण नगण्य मानकर उपेक्षा की जा सकती है। तो डेल्टा Q डैश की अगर हम उपेक्षा कर दें तो समीकरण 2.68 तथा 2.69 सर्वसम है। अगर इसकी डेल्टा Q डैश की उपेक्षा कर दें तो जो समीकरण ये है वही चीज ये आ जाएगी जब डेल्टा Q डैश हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कुल किया गया कार्य W आवेश Q डैश को 0 से Q तक बढ़ाने में अत्यधिक चरणों में किए गए कुल लघु कार्यों यानी डेल्टा W का योग होता है। तो इसी योग को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों का योग ही इंटीग्रेशन कहलाता है। तो W इक्वल टू सभी चरणों का योग समेशन, या सभी चरणों के योग का चिन्ह है डेल्टा W, इसको सिग्मा भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो ये हो गया सिग्मा सभी चरणों का योग, तो 1/2C फिर डेल Q डैश प्लस डेल्टा Q डैश का स्क्वायर माइनस Q डैश का स्क्वायर। तो ये सॉल्व किया गया तो आ गया 1/2C डेल्टा Q डैश स्क्वायर माइनस 0। इसको जब हम बहुत छोटा मान लेंगे, बहुत छोटा मान लेंगे तो Q डैश जब इसको अंदर खोलेंगे तो Q डैश का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये Q डैश स्क्वायर ये Q डैश स्क्वायर कट जाएंगे यानी 0 होगा। तो डेल्टा Q डैश का स्क्वायर माइनस 0 कर दिया प्लस, अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे होता था। तो अभी 2 डेल्टा Q डैश बचा है, तो 2 डेल्टा Q डैश का स्क्वायर माइनस डेल्टा Q डैश का स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा Q डैश माइनस 2 डेल्टा Q डैश का स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट डॉट और होता चला जाएगा। यहाँ पर 2 हुआ, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर डेल्टा Q डैश है तो यहाँ पर 2 आया, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 3 आएगा, ऐसे अनंत तक चलता रहेगा। तो ये प्लस डॉट डॉट करके Q डैश माइनस Q माइनस डेल्टा Q डैश का स्क्वायर, तो इस प्रकार से इसको लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए 0 से शुरुआत किया कि 0 फिर 1 फिर यहाँ पर 2 फिर आगे 3 ऐसे आएगा। यहाँ पर डेल्टा है तो यहाँ 2 डेल्टा, यहाँ 3 डेल्टा, यहाँ पे आगे 4 डेल्टा।
तो ये मतलब बहुत लंबी चेन चलेगी। तो कुल मिला करके आगे जितना भी होगा डेल्टा का स्क्वायर है, फिर ये डेल्टा है, फिर ये 3 डेल्टा का स्क्वायर है, फिर ये 2 डेल्टा, मतलब घटाएंगे तो बहुत कम मान आएगा। तो यहाँ से ले करके ये पूरा इसका कोई विशेष मतलब नहीं, क्योंकि बहुत छोटा है। तो अब सिर्फ इतना बचेगा। तो इतने के लिए 1/2c। अब पूरे का अगर वो करें डेल्टा क्यू डैश के स्क्वायर है जैसे, तो बहुत छोटा है। अगर इसको जनरलाइज करें पूरी चालक के लिए तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा -0, तो ये आ जाएगा q²/2c। यही परिणाम सीधे ही समीकरण 2.68 से समाकलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे ये बताया है, तो इसी को कह रहा है कि समाकलन यानी इंटीग्रेशन द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा हमने आपको इंग्लिश वाली बुक में बताया है और ये यहाँ भी बताया जा रहा है। तो W = 0 से Q तक Q'/c इंटू डेल्टा Q'। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर ये Q' को जनरल लिया जाए तो Q का Q² हो जाएगा, तो Q' का स्क्वायर कर दिया, और जिसका स्क्वायर होगा उतने का भाग दे देंगे, तो इस पर Q' पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो उतने का भाग दे दिया। तो Q और ये 0 से Q तक इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये आ गया Q²/2c, ये जनरल फार्मूला आ गया। तो अब देखते हैं, कह रहा है इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि समाकलन बहुत से छोटे पदों का योग ही होता है। अंतिम परिणाम समीकरण 2.72 को हम भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। W = Q²/2c = 12cv² = 12qv। ये कई तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। Q²/2c है, अब Q = cv होता है, तो जब रखेंगे तो ये 12cv² आ जाएगा। इसी तरह और आगे वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग कई फार्मूले निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए Q की जगह cv रखा, तो c² इंटू v² में तो c कट गया, तो cv² हो गया। अब Q = cv होता है, तो v = Q cv होता है, तो c = Q/v होगा। तो ये c की जगह जब Q/v रख देंगे तो एक Q से एक Q कट जाएगा, तो एक Q बचेगा और ऊपर v हो जाएगा, तो 12qv हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तीनों फार्मूले निकाल करके रखे गए हैं। अब देखिए, चूंकि स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, यह कार्य निकाय में स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसीलिए जो ये हमने कार्य किया है, ये दो चालक रूपी प्लेटों के बीच में यही हमारा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही जो कार्य है, यही संधारित्र की ऊर्जा हो जाएगी। तो यही कारण है कि स्थिर ऊर्जा का अंतिम परिणाम समीकरण 2.73 जिस ढंग से संधारित्र का आवेश विन्यास निर्मित किया गया है उस ढंग पर निर्भर नहीं करता है। तो ये कह रहा है कि यही कारण है कि स्थिर ऊर्जा का जो अंतिम परिणाम है, ये जिस ढंग से संधारित्र निर्मित किया गया है उस ढंग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि उस ढंग की जो ऊर्जा है ये वो नहीं है, बल्कि किया गया कार्य है। तो ये किया गया कार्य है। जब कोई संधारित्र निरावेशित हो जाता है तो उसमें संचित ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो कोई अगर संधारित्र है उसमें चार्ज न रह जाए तो वो जो है अनावेशित हो जाता है, यानी उसकी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र में संचित हुई स्थिर ऊर्जा के रूप में समझना संभव है। तो इस प्रकार से जो संधारित्र के बीच में यानी कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी इकट्ठा हो रही है, तो उस एनर्जी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा यानी स्टैटिक एनर्जी के रूप में या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसे देखने के लिए सरलता की दृष्टि से किसी समांतर पट्टिका यानी पैरेलल प्लेट, प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना ए माना गया, उसका एरिया
संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच का पृथक्खंड d है पर विचार कीजिए। तो अब एक कोई अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लें जिसका प्लेट का एरिया जो है a है और उन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी, हाफ क्यू स्क्वायर अपान 2c। हाफ है तो हाफ क्यू स्क्वायर अपान c, तो ये हो जाएगा। अब देखो Q जो है ये आवेश है, लेकिन अब पूरी प्लेट में है तो प्लेट में आवेश कितना होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल a है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो आवेश कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान a। सिग्मा का मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब पृष्ठ पे कितना आवेश है, तो आवेश बटे उसका क्षेत्रफल होगा। तो जाहिर सी बात है कि Q निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ए होगा, तो सिग्मा इंटू ए करके स्क्वायर कर दिया Q की जगह रख के, अपान 2 हो गया इंटू ये C इक्वल टू अभी हमने ऊपर पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट a अपान d, ये पढ़ा है। तो नीचे C है तो अब ये उल्टा हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट a नीचे चला जाएगा और d ऊपर आ जाएगा। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र ई से संबंधित है, यानी ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये पीछे हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट प्लेट के लिए सिग्मा पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। तो समीकरणों 2.74 जो अभी निकला तथा 2.75 से प्राप्त होता है संधारित्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी। तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, क्योंकि ये सिग्मा की जगह ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, तो सिग्मा की जगह ई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे तो ये ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, इसलिए एप्सिलॉन नॉट एक है और ई स्क्वायर पूरा स्क्वायर के रूप में इंटू ए डी हो जाएगा। तो ये हमारा ऊर्जा का एक तरह से व्यापक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा संधारित्र की। तो U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी। अब देखिए कह रहा है कि ध्यान दीजिए AD दोनों पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र का आयतन है। जाहिर सी बात है A हमारा क्षेत्रफल है और D हमारा दो प्लेटों के बीच की दूरी है। तो जाहिर सी बात है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये चौड़ाई है एक तरह से D, क्योंकि लंबाई और ऊंचाई तो ये क्षेत्रफल हो गया, तो इसमें तीनों आ गए, इसका मतलब ये हमारा आयतन है। इसी क्षेत्र में केवल विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसी क्षेत्र में जो आयतन है मतलब बीच का खाली जगह है, इसी में विद्युत क्षेत्र होता है संधारित्र के। तो यही कह रहा है कि इसी क्षेत्र में केवल विद्युत क्षेत्र होता है। यदि हम ऊर्जा घनत्व को दिक् स्थान यानी जो संधारित्र के बीच का फ्री स्पेस है, खाली स्पेस है, कि प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के रूप में परिभाषित करें तो समीकरण 2.76 के अनुसार, तो पहले इसको पूरा अंडरलाइन कर दीजिए। तो इस समीकरण के अनुसार U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व U हो जाएगा इतना। तो ध्यान दीजिए कि विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व हमारा U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। अब देखिए ये कैसे होगा, तो अब बात आ गई ऊर्जा घनत्व की। तो ऊर्जा तो हमारी इतनी है और ये बीच वाले क्षेत्र में है, तो बीच वाले क्षेत्र में जो ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मतलब प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन में। तो AD हमारा आयतन है, तो प्रति एकांक में जब आयतन में तो प्रति यानी AD का भाग दे देंगे, तो AD पूरा कट जाएगा, तो सिर्फ
इतना ही बचेगा। तो ये पूरा ऊर्जा है। और ऊर्जा घनत्व की अगर बात करेंगे तो बीच में जो दो प्लेटों के बीच जो आयतन है, खाली जगह है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है, तो इसका मतलब आयतन है। तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा की बात ही ऊर्जा घनत्व होगा। तो ये आयतन और वो आयतन कट जाएगा तो सिर्फ इतना बचेगा, इसीलिए यहाँ पर इतना है। अब देखिए कह रहा है कि यद्यपि हमने समीकरण 2.77 समांतर पट्टिका संधारित्र के प्रकरण में व्युत्पन्न की है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ये फार्मूला निकाला है। किसी विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व से संबंधित परिणाम वास्तव में अत्यंत व्यापक है तथा यह किसी भी आवेश विन्यास के कारण विद्युत क्षेत्र पर लागू होता है। तो कहीं भी लगा सकते हैं, वो अलग बात है कि कह रहा है कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर पट संधारित्र के लिए निकाला है, लेकिन आप इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा है कि ए जो है, दो फिगर बनाए गए हैं, ए और बी। दो फिगर हैं। तो कह रहा है ए में जो है 900 पिको फैरेड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट बैटरी से आवेशित किया गया। 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी गई है और कैपेसिटर की कैपेसिटी है 900 पिको फैरेड। तो ये एक कैपेसिटर है, उसको जोड़ दिया गया। कह रहा है कि संधारित्र में संचित कुल विद्युत स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी है। तो देखिए हमें वोल्टेज पता है और कैपेसिटी सी और वी पता है। तो तीन जो हमारे फार्मूले थे यहाँ पे हमने निकाला था, ये देखिए इन्हीं में से फार्मूले लागू होंगे। जो दिया हो उसी हिसाब से, आवेश और संधारित्र की धारिता दी हो तो ये फार्मूला लगेगा, कैपेसिटी दी हो और वोल्टेज दिया हो जैसा कि अभी हमने पढ़ा उसमें दिया है तो ये फार्मूला लागू होगा, आवेश और विभव हो तो ये फार्मूला लागू होगा। तो कह रहा है कि संधारित्र में संचित कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी है। चूंकि दो प्लेटों के बीच में ये एनर्जी स्थिर है इसलिए स्थिर वैद्युत ऊर्जा कह रहा है, और आवेश के कारण इसलिए वैद्युत शब्द लिखा है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इस संधारित्र को बैटरी से वियोजित करके किसी अन्य 9 पिकोफैरेड के संधारित्र से संयोजित किया गया तो निकाय द्वारा संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी है। अब ये जो इस बैटरी से इसको आवेश मिल गया यानी इसकी प्लेटों के बीच में ऊर्जा संचित हो गई। अब कोई बिना आवेश वाला 900 पिकोफैरेड का दूसरा एक कैपेसिटर था संधारित्र, उसके साथ इसको जोड़ दिया गया। तो कह रहा है कि अब कितना निकाय यानी सिस्टम द्वारा संचित ऊर्जा अब कितनी होगी। तो दोनों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले संधारित्र में चूंकि हमको विभव प्राप्त है और कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी सी और वी पता है तो हम वही फार्मूला लगाएंगे। तो Q इक्वल टू सी वी होता है। तो Q इक्वल टू सी वी से हम आवेश निकाल लेंगे कि संधारित्र में कितना आवेश संचित होगा। अब यहाँ पर देखिए आवेश इसलिए निकाल रहा है, पूछा नहीं गया है हमसे, तो पूछा गया है संचित ऊर्जा, फिर आवेश क्यों निकाल रहा है। आवेश इसलिए निकाल रहा है कि जो दूसरा खंड है यहाँ पर दूसरे अनावेशित चालक संधारित्र के साथ जोड़ दिया गया तो आवेश का बंटवारा होगा। तो हम पहले ही आवेश निकाल के रखे ले रहे हैं। तो इसने आवेश निकाल लिया तो आ गया Q इक्वल टू सी वी, फार्मूला लगाया। C 900 पिको फैरेड है, पिको का मतलब 10⁻⁻12, तो गुणा कर दिया तो फैरेड में चेंज हो गया। और वोल्टेज हमारा 100 वोल्ट है तो ये सॉल्व करने पे आ गया 9 × 10⁻8 कूलम। अब संचित ऊर्जा का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर होता है, जो दिया है उसी वही फार्मूला लगाएंगे। तो ये आ गया हाफ सी वी स्क्वायर कहें या हाफ क्यू वी कहें। ये देखिए हाफ क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर या Q² /2C, ये सब फार्मूले।
तो यहाँ पर जो भी फार्मूला आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो इसने हाफ CV² लगा के चालू किया है, दोनों फार्मूले लिखे, तो ये हाफ C हमने ये निकाल लिया है, ये फार्मूला इसने लगाया है, CV² वाला नहीं लगाया, ये Q निकाल करके हाफ QV वाला लगाया है। तो ये हो गया हाफ इंटू Q हमने निकाला है 9 × 10⁻⁸ इंटू V हमको पता है 100 वोल्ट, तो ये आ गया 4.5 × 10⁻6 जूल। ये आंसर आ जाएगा। ये देखिए हमने हाफ CV² वाले फार्मूले से भी निकाल दिया। तो U = हाफ CV² = हाफ C 900 पिको फैरेड है, तो ये फैरेड में बदल लिया, इंटू वोल्टेज 100 है तो 100 × 100 हो गया V² की वजह से। तो ये आ गया 1/2, 2, 2, 4, 2, 6, तो 10 की घाते 6 होगा, तो 10 की घाते -12 में 10 की घाते 6 घटेगा, तो 10 की घाते -6 बचेगा, और ये 9 तो है ही, इससे कटेगा तो 4.5 × 10⁻6 जूल। यही देखिए इस फार्मूले को लगा करके भी निकाला है। तो कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करके हम लोग ये चीज़ निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे अब चूंकि दूसरा अनावेशित कैपेसिटर जोड़ दिया है, तो उसके कारण कितना दोनों में बंटवारा होगा ऊर्जा का। तो स्थायी स्थिति में दोनों संधारित्र की धनात्मक पट्टिकाएं समान विभव पर हैं तथा उनकी ऋणात्मक पट्टिकाएं उसी समान विभव पर हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों प्लेट ये जो जोड़ी गई हैं, तो प्लस प्लस की प्लेट एक तरफ है, माइनस माइनस की प्लेट एक तरफ है। अब अगर यहाँ से हम बैटरी जोड़ें ऐसे ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। इसका मतलब करंट का बंटवारा हो रहा है। जब करंट का बंटवारा होगा तो हमने बताया था कि समांतर क्रम होगा, और जब करंट का बंटवारा नहीं होगा तो श्रेणी क्रम होगा, हमने बताया है आपको। तो ये समांतर क्रम में प्लेटें जोड़ी गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि समांतर क्रम में विभव समान रहता है, और श्रेणी क्रम में सारे संधारित्रों पे करंट कहें, धारा, या यूं कहें कि आवेश समान रहता है। तो यहाँ पर विभव समान रहेगा, तो हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें V आएगा। तो वही कह रहा है कि विभव समान है। मान लीजिए उभयनिष्ठ विभवांतर V' है। अब ये मान रहा है कि दोनों में मान लेते हैं कि जो विभवांतर होना चाहिए वो V' है, तब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q' = CV' होगा। अब देखिए V' इसलिए माना जा रहा है ताकि हम Q की चर्चा कर सकें। तो V' इसलिए माना गया कि मान लीजिए दोनों में जो विभव है उसका रिजल्टेंट V' है, उभयनिष्ठ मतलब जो कैलकुलेट करने पे निकलेगा। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, Q' = CV'। तो आवेश संरक्षण द्वारा Q' = Q/2। इसमें यह अंतर्निहित है कि V' = V/2, तब निकाय की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए दोनों संधारित्र बराबर हैं। जब दोनों संधारित्र बराबर हैं तो दोनों की क्षमता बराबर है। तो दोनों की क्षमता बराबर है, तो जब हम इसमें करंट का फ्लो करेंगे तो इसमें वोल्टेज सेम रहेगा, करंट बटेगा। करंट क्या होती है, धारा का मतलब आवेश प्रवाह की दर, तो आवेश जाएगा। अब आवेश दो तरफ बटेगा। अब दो तरफ बटेगा तो चूंकि दोनों की धारिता सेम है तो आवेश बराबर बराबर बटेगा। तो अगर Q दिया जाएगा तो Q/2 बटेगा। अब इस Q/2 में ये प्लस वाली प्लस Q/2 रहेगी, माइनस वाली माइनस Q/2 रहेगी। इसी तरह इसमें प्लस वाली प्लस Q/2 प्लेट रहेगी और माइनस वाली माइनस Q/2 रहेगी। तो इस प्रकार से इसमें बंटवारा होगा। तो अब इन्होंने फार्मूला लगा दिया कि निकाय यानी सिस्टम की कुल ऊर्जा कितना हो जाएगी, 2 × हाफ Q'/V'। अब देखिए जो ऊपर फार्मूला हमने पढ़ा तो Q²/2C या हाफ CV² और तीसरा क्या था, हाफ QV। तो अब चूंकि दो संधारित्र हैं, दोनों संधारित्र की कुल ऊर्जा निकालना है, तो 2 का गुणा कर दिया, और एक संधारित्र की ऊर्जा हाफ QV होती है। यहाँ पर Q'/V' माना गया है उभयनिष्ठ आवेश और विभव। तो यहाँ पर हाफ Q'/V' हो गया, तो ये आ गया 1/4 QV। क्यों,
क्योंकि चार्ज जो है आवेश दोनों में बराबर बराबर बटा है, तो Q/2 होगा। तो Q/2 यानी हाफ पहले से है और Q/2 हो जाएगा, तो 1/4 QV बचेगा, क्योंकि विभव भी V/2 हो रहा है। देखिए विभव V' V/2 और आवेश Q' बराबर Q/2। तो फिर से इसको समझिए, यहाँ पर इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए ये कोई वो है, इस तरह से इसको जोड़ा गया बैटरी से। जब बैटरी से जोड़ दिया गया तो इसमें जो यहाँ पर वोल्टेज होगा इस टर्मिनल में यहाँ पर और यहाँ पर समान होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये यूँ कहें कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, मान लो +V है, यहाँ पर -V है, विभवांतर यानी विभव में जो अंतर है या पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, बैटरी यहाँ पर लगा दी गई है। अब जाहिर सी बात है कि दो तरफ बंटवारा होगा, इधर और इधर करंट का। तो जब करंट का दो तरफ बंटवारा होगा, तो जब इस बैटरी को अलग किया जाएगा, दो संधारित्रों को अलग किया जाएगा, तो यहाँ पर ये विभवांतर भी है, यहाँ पर विभवांतर भी है। अब जब इनको अलग किया जाएगा तो अपना अपना विभव लेकर के जाएंगे, यानी ये जब अकेले अलग होगा तो इसका विभवांतर V/2 होगा। देखिए जब अलग होगा तब, और ये जब अलग होगा तो इसका विभवांतर V/2 ये अपना लेके जाएगा, विभव पोटेंशियल ये दोनों। और क्योंकि ये चार्ज हो चुके होंगे, और चार्ज भी इसी प्रकार से बटेगा कि चार्ज इसमें, इनकी दोनों की क्षमता बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि आधा चार्ज इसमें जाएगा, आधा चार्ज इसमें, तो इसमें भी Q/2 चला गया, इसमें भी Q/2 चला गया। उसी के कारण ये प्लेट +Q/2 हो गई, ये -Q/2, इसमें पॉजिटिव वाली प्लेट +Q/2 हो गई, ये -Q/2। तो इस प्रकार से आवेश बट जाएगा। तो इस प्रकार से आवेश संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नियम से Q' जो होगा, जो हमने Q' और V' उभयनिष्ठ माना, तो Q' हमारा Q/2 होगा और V' V/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि Q = CV होता है। तो अब Q दो जगह बट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि V भी दो जगह बटेगा, C तो कांस्टेंट। तो Q = CV का पालन करने के लिए, क्योंकि Q = CV होता है और ये C तो 900 पिकोफैरड है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि दो कैपेसिटर में आधा आधा आवेश जाएगा, यानी Q/2 और Q/2, तो V को V/2 होना पड़ेगा, क्योंकि C को कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट तभी रहेगा कि जब Q/2 हो रहा है तो V को V/2 करना पड़ेगा, तभी Q = CV का पालन हो पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाफ 1/4 QV हो जाएगा। अब Q और V की वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए Q हमने इतना निकाला है, तो यहाँ रख देंगे, और V हमको 100 वोल्ट पता है, तो V हम लोग 100 वोल्ट रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि अतः A से B में जाने पर यद्यपि आवेश की कोई हानि नहीं होती, तथापि अंतिम ऊर्जा आरंभिक ऊर्जा की केवल आधी होती है। तब शेष ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो यहाँ पर देखिए जो हमने संचित ऊर्जा निकाली वो यहाँ पर 4.5 × 10⁻⁶ जूल है,
और जब दो बराबर संधारित्रों में बांटा गया तो ऊर्जा इसकी देखिए आधी हो गई है। तो आधी ऊर्जा कहाँ चली गई, वही चीज हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि निकाय को स्थिति B तक व्यवस्थित करने में कुछ समय लगता है। इस अवधि में पहले संधारित्र से दूसरे संधारित्र में एक अस्थायी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस अवधि में ऊष्मा तथा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है। तो कमी क्यों आ गई? कमी इसलिए आ गई कि जब हम A से B स्थित बना रहे थे, यानी एक संधारित्र था उसमें दो संधारित्र एक और जोड़ रहे थे, तो इस अवधि में पहले संधारित्र से दूसरे संधारित्र में एक अस्थायी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि अब आवेश का प्रवाह हो रहा है तभी तो ऊर्जा उसमें जाएगी। तो आवेश के प्रवाह होने में कुछ ऊर्जा ऊष्मा और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में बाहर निकल जाती है, यानी ऊर्जा का क्षय हो जाता है। इसी कारण से ऊर्जा पहले की आधी रह गई है। यहाँ पर देखिए इसकी आधी रह गई, तो ये कारण है। अब देखिए आगे सारांश आ जाता है, यानी समरी। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।